हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो 28वीं टेस्ट सीरीज है मेरे भाई, बढ़िया तरीके से चल रही हैं। अभी तक की सभी टेस्ट सीरीज जो मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चनों के साथ टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिकों में से क्वेश्चन जैसे 2 से 3 क्वेश्चन में करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। जितना भी मैं डिस्कस और डीपली जाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके लिए है, ठीक है, आपके हेल्प के लिए है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इन्हीं टॉपिकों से वो क्वेश्चन उठा चुका है, एक दो क्वेश्चन, और यहीं से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, ठीक है। आपने देखे भी होंगे लास्ट ईयर के पेपर, सी टेट के हों, यूपी टेट के हों, या फिर एस टेट के भी जो देखे हुए, ठीक है। तो मेरा मेन टारगेट है 60 में से 55 प्लस मेरे भाई लेकर आए, और मुझे बताएं जब टेस्ट, मैं भी बताऊंगा खुद भी, जब जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन मैं प्रॉपर तरीके से क्लास लगाऊंगा और एसएसटी के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा, ठीक है भाई मेरे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आपकी ये क्लास शुरू होती है अब। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कल से आगे करेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त, हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है मेरे भाई। एक मिनट रुके, हाँ आ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना किसने की है, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश को काफी मैंने डिस्कस किया है कल की क्लास में। जिस बच्चे ने, जिस भाई ने, जिस बहन ने नहीं देखा, वो कल की क्लास को देखे फिर आज आ जाए, ठीक है। उससे पहले मैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया, ठीक है, उसको पढ़ लें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसलिए जल्दी कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना किसने की है, कालिदास ने, या फिर असफ घोष ने, या हरिसेन ने, या बाणभट्ट ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को अंदाजा, मैंने कल बताया कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि है वो हरिसेन थे, तो इन्होंने ही प्रशस्ति की रचना की थी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रशस्ति एक संस्कृति का वर्ड है, ये मैंने कल भी बताया, जिसका मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है मेरे भाई। मैंने लिखा भी हुआ है, यही कल बताया था, ठीक है, उसके अभिलेख के अंतर्गत। और दरबारी कवि बताए थे हरिसेन जी हैं, और ये जो प्रशस्ति है संस्कृति वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक गुप्त वंश से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन उठे हैं, ठीक है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासकों के प्रमुख केंद्र थे, इंपोर्टेंट है। पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयाग या प्रयागराज जो है, उज्जैन, अमरावती, मदुरई। पाटलिपुत्र, अमरावती, अजंता, प्रयाग या उज्जैन या मदुरई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, पाटलिपुत्र थी, मैंने डिस्कस किया, उज्जैन भी और प्रयाग, तीनों को तीनों ही इस इन गुप्त शासकों के प्रमुख केंद्र थे। मैंने लिखा भी हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पर। प्रयाग जो कि इलाहाबाद है, और उज्जैन और पाटलिपुत्र जिसको पटना के अंतर्गत है, पटना है जो आज के समय में गुप्त शासकों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। ये गुप्त कालीन, ये गुप्त शासकों का पूरा एम्पायर हुआ करता था किसी समय पर। और 3 प्रमुख केंद्र आपके सामने मैंने बता दिए, प्रयागराज, उज्जैन एंड थर्ड वन आपका पाटलिपुत्र, ठीक है मेरे भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुप्त के विभिन्न शासकों के बारे में क्या सच है, अगर कल की क्लास जिस भाई ने ली है वो तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे देगा। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रम आदित्य की उपाधि प्राप्त की। समुद्रगुप्त शांति की नीति में विश्वास करते थे। इसमें से क्या सच है, एक या दोनों, एक दो, एक या वन एंड थर्ड, या सेकंड एंड थर्ड, या ऑल ऑफ दम। तो मैं यहाँ पर, जिस बच्चे ने कल की ही क्लास ली है तुरंत आंसर दे देगा। समुद्रगुप्त शांति की नीति में विश्वास करते थे, यहाँ पर ये गलत हो जाता है, ठीक है। वे विजय और युद्ध की नीति में विश्वास रखते थे, ना कि शांति की में, यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है। तो बच्चा कौन कौन से, भाई आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कवि थे, बिल्कुल है, और कालिदास जी थे, ठीक है मेरे भाई, मैंने कल बताए हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम आदित्य की उपाधि प्राप्त की थी, बिल्कुल राइट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर हो जाता है, वो जो कि दे रखा है ए में। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। मैंने कल भी बताया, महाराज धीराज की उपाधि ली थी चंद्रगुप्त वन ने, और समुद्रगुप्त उसके बेटे ने, ठीक है मेरे भाई। तो ये मैंने कल भी बता चुका हूँ, आज फिर बता दिया अपने भाइयों को, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि समुद्रगुप्त जो है हमेशा युद्ध और विजय की नीति में विश्वास करते थे, और उन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त वन जो है वो समुद्रगुप्त के पिताजी हैं, ये मैं क्रमवाइज आपको बता चुका हूँ। भटकना नहीं है किसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी पॉइंट में आपको कोई शिकायत हो, इन कमेंट पूछो, ठीक है मेरे भाई। नहीं तो टेलीग्राम पर आ जाओ, टेलीग्राम से आप मेरे से खूब आराम से बात कर सकते हो। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन या गाइडेंस लेनी हो मेरे भाई, प्रॉपर तरीके से अपने भाई को दूंगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसा है नहीं मुझे रुपए की जरूरत है नहीं, मुझे ज्ञान, मुझे मुझे बिल्कुल फ्री
ज्ञान देना जीके का। जीके की क्लासेस जो इसीलिए मैंने शुरू किया ऑन यूट्यूब पर, पीडीएफ बिल्कुल कोई न डाला भाई, टेस्ट सीरीज करवाएगा कोई न डाला, टेस्ट सीरीज कर लीजिए रिवीजन, कोई न डाल रहा, देख भी रहे होगे। यहाँ क्लास भी, टेस्ट सीरीज भी, प्रैक्टिस सेट भी, सभी के सभी ऑन क्लास अपनी यूट्यूब चैनल पर भी है, और मेरे भाई उस पर भी पीडीएफ देख भी रहे हो टेलीग्राम पर, सब कुछ फ्री है, कोई दिक्कत ना, और समझाना मेरे काम है। सेकंड थर्ड पॉइंट आपके सामने है, चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं वो दरबार आर्यभट्ट, ये देखो खगोल सचकल भी बताया, और कालिदास सहित कई विद्वानों से भरा हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दरबारी के दरबार, उस मतलब उसके दरबारी कवि थे आर्यभट्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट और कालिदास, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। इसके नौरत्न थे, ये भी नौरत्न मैं बता दूंगा आपको, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ ये तो कल करवा चुका हूँ, भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त जी हैं। ये क्रमवाज मैंने करवा चुका, एक बार फिर बता दूं। चंद्रगुप्त देखो गुप्त वंश के जो हैं स्थापना करने वाले तो हैं आपके श्रीगुप्त जी, ठीक है मेरे भाई। कौन है? श्रीगुप्त जी। और जो स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट रूलर हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। उनके श्रीगुप्त का बेटा, चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्र का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका बेटा कुमारगुप्त, उसका बेटा सिकंदरगुप्त, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताना नालंदा की स्थापना किसने कराई थी, इनमें से इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। चलो ये मैंने लिखा भी है, समुद्रगुप्त हमेशा युद्ध और विजय की नीति में विश्वास करते थे, फंसना नहीं किसी प्रकार से, नेपोलियन कहा जाता है इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है, थोड़ा ध्यानपूर्वक कथन को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे, फिर मैं समझाऊंगा। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख ने लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार, ये ध्यानपूर्वक सुनना, और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। क्या दिल्ली के सुल्तानों के समय, दिल्ली के सुल्तानों के समय की बात है। बी कथन कह रहा है उनके विचारों के सारे लोग सहमत होते थे उनके विचारों से, यहां पर ये गलत हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए। यहाँ पर दे रखा है मैंने सर्कल मतलब रेक्टेंगल लगा रखा है कि ए सही है, लेकिन किंतु बी गलत है, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली के सुल्तानों के समय जो तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकारी की बात और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था रखने के लिए सलाह दी थी, और इस पे इन सलाहों से कुछ हद तक कुछ समाज इन पर मतलब सपोर्ट नहीं करते थे या फिर इनका विरोध करते थे, नहीं मतलब सहमत नहीं होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बी इज द मतलब जो बी कथन है वो गलत हो जाता है, ए राइट हो जाता है, सी मतलब थर्ड नंबर इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। मैंने लिखा भी हुआ है, तवारीख के लेखकों के नगरों में जो विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते होंगे वो, लेकिन शहरों में अधिकतर रहते थे, ठीक है। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, ठीक है। यही जो तवारीख लेखक है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, ठीक है। लेकिन उनके विचार से भी सभी सहमत नहीं होते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने वहां दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर उल्टा दे दिया है कि सभी सहमत होते थे, वो नहीं होते थे, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे होगा समझ में। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उस पर डिपेंड को टॉपिक लेकर आया हूँ, उसको डिस्कस कर रहा हूँ भाई, क्योंकि क्लियर करना है मुझे सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली जो सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मैंने रेक्टेंगल लगाया मतलब सर्कल सा है। तवारीख के लेखक जो अभी बताया मैंने शासकों के अच्छे शासन और आवश्यकता न्याय संगत शासन पर बल देते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि तवारीख के लेखक सचिव प्रशासक कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित मतलब लर्निंग मैन, ठीक है, लर्नर जिसको बोलते हैं व्यक्ति होते थे, वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, जो जस्टिफाई करते थे, ठीक है मेरे भाई, जो रूल को, ठीक है मेरे भाई। तो ये तवारीख आपके समझ में आ गया होगा, दिल्ली सल्तनत के समय आते थे, इसी प्रकार से मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी, किसने लिखा है? अलबरूनी ने, बदायूं ने, मियाज इशराज ने, जैसुद्दीन बर्नी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई मिनाज इशराज, ठीक है, उसी समय का ये लेखक है। मैं बता दूं इनके बारे में, रजिया सुल्तान जी की, ये इल्तुतमिश की बेटी हैं, 1236 से 1240 तक इन्होंने राज किया, ठीक है। और इल्तुतमिश की बेटी हैं, गुलाम वंश के अंतर्गत है। और मिनाज इशराज ने अपने लेख में बताया कि वह अपने भाइयों में से जितने भी इसके भाई थे वो सब में से सक्षम थी। कौन? रजिया सुल्तान, ठीक है। मिनाज इशराज के अनुसार रानी का शासन भगवान द्वारा बनाए गए आदर्श सामाजिक आदेश के खिलाफ था। ये देखो इन्होंने खुद ने अपने लेखों में लिखा है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीनस्थ माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रजिया ने अपने शिलालेखों और सिक्कों पर उल्लेख किया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी
4 साल बाद उसे 1240 में सिंहासन पर हटा दिया, मतलब मार दिया गया। आपको पता होगी कैथल में मकबरा है, ये सभी मैं कल बता चुका हूँ, परसों भी बता चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है कि रजिया ने जो कथन है, रजिया ने अपने अभिलेखाओं में, अभिलेख जो भी बताए हैं, अपना नाम पुरुषों जैसे लिखकर अपने पुरुष होने पर भ्रम पैदा किया, क्या राइट है? नेक्स्ट है कथन, तवारीख के लेखकों ने समाज और लिंग भेद के आधार पर बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ पर बी राइट हो जाता है, लेकिन ए जो है वो गलत हो जाता है। ऐसी कौन स्त्री थी जिसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं पुरुष हूं, वो मैं भी बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ए गलत हो जाता है और बी जो कि सही हो जाता है। ठीक है, तो चौथा इज द राइट आंसर, इज द मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं बता दूं थोड़ा सा, रजिया अपने शिलालेखों और सिक्कों में लेके कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, जैसे मैंने बताया। एक और बात बता दूं, आधुनिक तेलंगाना जो आज के समय में है, ठीक है, कि भाग वारंगल जो उसका हिस्सा है, काकतीय राजवंश की रानी रुद्रमा देवी, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन। 1262 से लेकर 1289 तक अपने शिलालेखों पर अपना नाम बदल करके, मतलब नाम बदल दिया और लोगों को यह संदेश दिया कि वह एक पुरुष है। क्या नाम था? रुद्रमा देवी। आधुनिक तेलंगाना के मतलब कौन से राजवंश थे? काकतीय राजवंश। ये इंपॉर्टेंट है, दो तीन जो चीजें मैं बता रहा हूं ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पता यहां से क्वेश्चन उठा ले। ठीक है, रजिया सुल्तान ने पूछा तो इसको पूछ ले। ठीक है, चलो एक और पॉइंट मैं बता देता हूं इसके साथ साथ। एक और रानी थी जिसका नाम था दीदा, जो कि 980 से 1003 में कश्मीर पर शासन किया उसने। उसका शीर्षक एक स्नेह शब्द है जिसको दीदी शब्द लिख रहा है, या बड़ी बहन जो आता है। ठीक है, जो उसकी प्रजा द्वारा उनके प्रिय शासकों को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में, दीदा के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस पर शासन किया इन्होंने। ठीक है, और ये वर्ड कहां से निकला, इस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, सभी चीज बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों प्रोवाइड कर रखे हैं भैया, कोई दिक्कत ना, आराम से समझते रहो, आराम से पढ़ते रहो। 8 तारीख होगी है, पेपर तक तो मैं ऐसा कर दूंगा बिल्कुल एसएसटी बिल्कुल तरीके से, टॉपिक वाइज। यहाँ क्वेश्चन नहीं है, क्लास ही समझो। ठीक है, क्वेश्चन का तो एक जरिया लिया जा रहा है जो टॉपिक क्लियर कर रहा हूं मैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंपनी द्वारा बक्सर के युद्ध में किसने हराया? ये बक्सर के युद्ध, ये सभी के सभी युद्ध मैंने करवाए हुए हैं, फिर भी दोबारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर से पहले। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते। कंपनी द्वारा बक्सर के युद्ध में किसे हराया गया था? भाई बक्सर के युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1764 में, सभी को पता है। ठीक है, मीर जाफर हराया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। मीर कासिम, अलवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान परसों बताया टेस्ट सीरीज में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मीर कासिम जो थे, इनको हराया गया था। मैंने इनके बारे में लिखा हुआ है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 या 23 अक्टूबर, इसको तो प्रॉपर नहीं पूछेगा, लेकिन 1764 जो बक्सर युद्ध हुआ, बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई मेरे, हेक्टर मुनरो याद कर लेना बिल्कुल। और मुगल और नवाब, नवाब मतलब बंगाल के, मुगल मतलब मुगल जो है थे मुगल वंश। ठीक है, उनके मुगल और नवाब के सेनाओं के बीच लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, आ गया ना नाम, और अवध के नवाब सिजादुद्दौला, और यहाँ पर मुगल बादशाह था आलम द्वितीय। ठीक है, इनकी संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी, तब हुआ बक्सर का युद्ध। ये सभी के सभी कौन कौन कहाँ कहाँ, सभी के नाम मैंने आपके सामने धर दिए मेरे भैया। ठीक है, मुगल का, नवाब का, और मुगल बादशाह जो था आलम द्वितीय, उन सभी का नाम बता दिया आपको। ठीक है, वहीं के साथ साथ अवध के नवाब है सिराजुद्दौला, ये देख लेना, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ दे दूंगा मेरे भैया, कल की मैंने डाली ना लगे, डालूंगा भाई मेरे। ठीक है, नेट स्लो थोड़ा सा कम चल रहा है शाम के समय, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे ध्यान में ना रहे, क्योंकि मैं तुरंत के तुरंत अपनी पीडीएफ में एनालिसिस में लग जाता हूँ कि कौन से क्वेश्चन कल की क्लास में करवाने मुझे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, और आज करंट अफेयर भी नहीं हुई है, उसके लिए सॉरी, कल करवा दूंगा सब कुछ। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रमण नीति चल रही थी। आपको कल बताया था मैंने कि औरंगजेब ने छूट दे दी थी कि आप फ्री ऑन टैक्स ट्रेड करो यहाँ पर, जब से तो उनको छूट मिल गई थी राज करने के लिए। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा है, उसके नेतृत्व में सर्वोच्चतम एक नई नीति की शुरुआत की गई थी। उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारत राज्यों से ऊपर है, ये कल भी बताया मैंने। ठीक है, ये डोमिनेट करते थे, ठीक है, हमको हर तरीके से। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चोल काल में, चोल वंश तो इतना समझाया आपको, अब गुप्त वंश जितना समझाया, इससे भी बढ़िया चोल वंश समझाया मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में।
चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता? जो भाई बिल्कुल लगातार बन रहा हो वो तुरंत पता लग गया उसको। ग्राम में श्रेणी, नगरम, सभा। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। मतलब तीसरे नंबर का नगरम, यही व्यापारी और संघ हुआ करते थे, प्रशासन भी चला करते थे। मैंने लिखा हुआ है कि नगरम जो है के नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। चोलवंश, चोलवंश कहाँ? तमिलनाडु, मतलब साउथ की तरफ जितने भी राज्य हैं उन सब पर, उसके अंतर्गत चोल पांड्य इन सभी का अपना राजवंश चला था। तो चोलों के अंतर्गत ये बात हो रही है नगरम। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? इंपोर्टेंट है। फारसी है, हिंदी है, अरबी है, उर्दू है, सभी को पता है फारसी इज द राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के वयोयुद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? राजा सभी को पता होगा, सी राजा गोपालाचार्य जी। यहाँ पर राइट आंसर है, नमक सत्याग्रह की बात हो रही है। और वयोध राष्ट्रवादी नेता इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोटी श्रीमती, महात्मा गांधी और सी राजा गोपालाचार्य इज द राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो तभी समझ में आएगा। इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, राजा गोपालाचार्य के बारे में, उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। क्या पता, यहाँ से क्वेश्चन उठा ले। ठीक है, दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता थे। यहाँ पर ये देख लो कि पूछा क्या गया है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह की बात हो रही है। कभी महात्मा गांधी टिक करके आ जाओ। ठीक है मेरे भाई। 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे, ये आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं कौन? सी राजा गोपालाचार्य जी। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये एक और इनके बारे में पूछा गया है कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो राजा गोपालाचार्य जी थे। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो है, उत्तर पश्चिम मतलब कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये जो क्षेत्र अपना भारत का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चला है, जिसे क्या कहा जाता है? रामरहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खदमतगार आंदोलन या पख्तून आंदोलन। तो यहाँ पर सी इधर राइट आंसर हो जाता है, सिंपल आंसर है। ठीक है, बात करें खान साहब की तो ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेता थे। ठीक है, गफ्फार खान के बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इनके उपनाम जो है ना, ये काफी हद तक पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वह खुदाई खिदमत गार्ग संगठन के संस्थापक रहे। यह उनके प्रांत के पठानों के लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था, ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट ब्रैकेट में लिखा हुआ है। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस को भर्त्सना की थी। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बता दिया। ठीक है, और एक और था, एक और राजा गोपालाचार्य जी के बारे में बता दिया। हाँ, एक और स्लाइड लेकर आया हूं मैं। हाँ, सरोजिनी नायडू जी के बारे में और बता दूं मैं। ठीक है, लगे हाथों। 1920 के दशक की शुरुआत में ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू जी दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी 1925 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ। सरोजिनी नायडू जी ने गांधी जी को इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। ये बात कौन कहने वाली थी? सरोजिनी नायडू जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट जितने भी मैंने आपके सामने तीनों के तीनों पॉइंट है, पूछे गए क्वेश्चन है और काफी दिनों से पूछे नहीं जा रहे सीटेट के अंदर, क्या पता आपके पूछ ले। ठीक है, तो मैंने आपके सामने बता दी मेरे भाई, ये सरोजिनी नायडू के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज के बाद कौन सा आएगा? 15 अगस्त 1930 आया, 26 जनवरी 1930 या 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1930 का राइट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ अपने भाई को थोड़ा सा साउंड भी आने लगी होगी आपको। ठीक है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा था आज क्लास। तो अपने भाई को विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम। आज की क्लास के अंतर्गत जितना भी जो भी मैंने समझाया सभी को रिवीजन करना मेरे भाई, सभी को 2 बार देखो क्लास को, फिर रिवीजन करो। ठीक है, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और पूरी मेहनत से मैं आपको साथ लगा रहूंगा इसी प्रकार से। ठीक है, विदा लूंगा भाई से, जय हिंद।